हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जिसकी आज क्लास नंबर 14 है। और आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस का प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस है ना, वो क्या है। एक नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस एक नेचुरल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि जो भी कोई भी ग्रह होता है या उपग्रह होता है ना, उसमें जो गैसें होती हैं जैसे CO2, मीथेन और जो जलवाष्प होते हैं, ये मिलके और क्या करते हैं, उस ग्रह को या उपग्रह को, उसमें जो भी इन्वायरमेंट होता है ना, उसको गर्म रखते हैं। यही है ग्रीन हाउस की जो प्रोसेस होती है वो। इसमें है ना, जो मेनली रोल निभाती है वो होती है CO2 गैस होती है। जैसे जो CO2 गैस होती है ना, वो सनलाइट जो आती है उन किरणों को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब जो सूर्य का प्रकाश होगा वो मान लो किसी भी ग्रह पर, उपग्रह पर, जैसे मान लो हमारी अर्थ है, उस पर सनलाइट आ रही है और उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारा जो टेम्परेचर होगा अर्थ सरफेस का वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि मान लो जो टेम्परेचर आता है ना, उसको वहाँ पे आके और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको वापस नहीं जाने दिया जाता। इसी तरह से फिर जो ठंडे इलाके होते हैं ना, वहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं वो इसी प्रोसेस के तहत उगाई जाती है। ठीक है, अब देखो, मान लो अगर जो ग्रीन हाउस है वो ना होता तो क्या होता। अगर ग्रीन हाउस ना होता ना, ये वाली प्रोसेस ना होती, तो हमारी जो अर्थ है ना, उस पर शायद ही जीवन संभव हो पाता। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस ना होता तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ग्रीन हाउस है ना, इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले बताया था 1824 में जोसेफ फूरियर मोदे ने। किसने? जोसेफ फूरियर ने 1824 में। देखो, ये 3 पॉइंट हुए हैं, तीनों ही अलग अलग क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो ग्रीन हाउस है, जो भी प्रोसेस है, उसमें कौन सी गैसें हैं वो यूज़ होती हैं। CO2, मीथेन, जलवाष्प, इस तरह की जो गैसें हैं वो यूज़ होती है। फिर हमने देखा अगर मान लो ग्रीन हाउस ना होता तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होता। हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने देखा कि जो ये ग्रीन हाउस है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? जोसेफ फूरियर ने बताया। कब बताया? ये बताया 1824 में। ठीक है, देखो ये 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। फिर उसके बाद जो फूरियर महोदय ने जो भी तथ्य और साक्ष्य दिए थे ना, इस जो ग्रीन हाउस के बारे में जो भी तथ्य है, साक्ष्य जोसेफ फूरियर महोदय ने दिए थे, उनको 1827 और 38 में क्लाउड पाउलेट महोदय ने दोबारा से रिपीट किया था। कि जो 1824 में फूरियर महोदय ने जो भी तथ्य या साक्ष्य दिए थे ना, उनको 1827 में और 1838 में क्लाउड पाउलेट महोदय ने रिपीट किया था। ठीक है, उसके बाद है, अब तक है ना क्या था, इन्होंने जो ये प्रोसेस थी ग्रीन हाउस की, उसके बारे में तो बताया था, लेकिन इस वर्ड को यूज़ नहीं किया था। ग्रीन हाउस को, ग्रीन हाउस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया 1901 में नील्स गुस्टफ एकहोम महोदय ने। किसने? नील्स गुस्टफ एकहोम महोदय ने 1901 में ग्रीन हाउस शब्द को यूज़ किया था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो देखो, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे टेम्परेचर कम हो वहाँ कांच के घर बनाते थे, जिसमें सनलाइट अंदर आती थी लेकिन बाहर नहीं जा सकती थी। इस क्षेत्र में पौधे उगाते थे ताकि उन्हें आवश्यक सनलाइट मिल सके और वो बढ़ सकें। यही कहलाता था ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। यानी कि एक कांच का घर बना लिया जाता था, उसी के अंदर ही पौधे उगाते थे। तो क्या होता था कि जो कांच होगा वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर है ना जो सनलाइट होती थी वो आती थी और जो उसके अंदर का जो टेम्परेचर था वो अधिक हो जाता था। वो सनलाइट आती तो थी लेकिन जा नहीं पाती थी, इस वजह से जो अंदर था वो टेम्परेचर अधिक होता था और जो पौधे थे ना, उनको बढ़ने के लिए आवश्यक जो टेम्परेचर था वो मिल जाता था। इस तरह से पौधे उगाए जाते थे और इसी प्रक्रिया को हम कहते थे फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आगे देखो, जो CO2 गैस होती है वो हरित गृह प्रभाव का काम करती है और क्या करते हैं, ये जो सनलाइट होती है उसका जो टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वातावरण है हमारा उसमें टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है, तो कौन सी गैस है जो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, वो कौन सी गैस है? वो है CO2 गैस। और ये गैस है, ये
हमारे वायुमंडल में 0.03% है। कौन सी गैस है ये? आगे देखते हैं। जो वायुमंडल होता है उसमें मानव द्वारा उत्सर्जित की जाती है कौन सी गैस है? CO2 गैस। ठीक है, आगे देखो। सूर्य ताप को जो वायुमंडल है वो रोकता है, जिसमें 51% तो पृथ्वी पर जाता है और 49% जो है उसको परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे है CO2 गैस है जो, वो कौन सी गैस है? वो हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस जो होती है उसमें कौन सी गैसेज होती हैं, उनकी भूमिका है वो देखो। अब ये सारे एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप। ठीक है, देखो हरित गृह में जो गैसें होती हैं वो गैसें कौन सी होती हैं? फर्स्ट है CO2 है जो, वो 60% होती है। सेकंड है मीथेन, जिसको हम CH4 से भी डिनोट करते हैं, वो है 20%। CFC है 14% और नाइट्रस ऑक्साइड है वो है 6%। ये हैं हरित गृह में जो भी गैसें हैं उनकी कितनी कितनी मात्रा है वो है। मान लो अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि जो CO2 गैस है वो हरित गृह के अकॉर्डिंग कितने परसेंट है, तो वो 60% है। ठीक है, ये नहीं 0.03% लिखोगे आप। ठीक है, इसी तरह से इन चारों को आपको रिवाइज करना है। फिर है CO2 जो गैस है वो रिलीज़ कहाँ कहाँ से होती है? देखो, उद्योगों से, ट्रैफिक से, रेलवे से, एयरक्राफ्ट से, वुड जलाने से, इस तरह से जो भी ईंधन निकलता है, जो भी जलता है ना जो ईंधन, उससे सारे ईंधन से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मीथेन गैस होती है वो कहाँ कहाँ से निकलती है? देखो, जब भी जानवर जुगाली करते हैं ना खाना खाने के बाद, तो उनकी जुगाली में होती है मीथेन गैस। ठीक है, और जो धान के खेत होते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है, और जहाँ पे जो जानवर होते हैं उनका निवास स्थान होता है ना, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। और कचरे के विघटन से और आदर्श क्षेत्रों में जहाँ पे पानी भरा रहता है, इन सभी जगह से मीथेन गैस निकलती है। तो एग्ज़ाम में है ना ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो जानवर की जुगाली वाला, धान के खेतों वाला, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। नेट के एग्ज़ाम्स में आए थे ये वाले जो क्वेश्चन है ये। आगे देखो, जो नाइट्रस जो ऑक्साइड होते हैं वो बिजली के चमकने से, नाइट्रस ऑक्साइड बिजली के चमकने से, देखो N2+O2, और जब बिजली कड़कती है, लाइट मिलती है, तो इट गिव्स 2N4O। ठीक है, ये बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, इसको फिर भी देख लेना एक बार। जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होंगे वो कहाँ से आते हैं? बिजली के चमकने से आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उनके जलाने से और कृषि क्रियाकलाप होते हैं, इन सब से क्या बनते हैं? नाइट्रेट ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस होता है उसके प्रभाव कौन से हैं? फर्स्ट है तापमान में वृद्धि होना। मान लो अगर ग्रीन हाउस जो है उसकी प्रक्रिया हो रही है, ग्रीन हाउस से जो भी गर्मी हमारे इन्वायरमेंट में आ रही है उससे क्या होगा? हमारा जो अर्थ है उसका सरफेस एरिया है जो, वो गर्म होगा। हमारी अर्थ का जो भी भाग गर्म होगा, वहाँ पे मान लो अगर ग्लेशियर्स हैं, ये नदियाँ हैं, वो क्या होंगी? वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा तो वो मेल्ट हो जाएंगी, और फिर क्या होगा? मेल्ट होंगी तो पानी अधिक जाएगा समुद्रों में, और जो द्वीप हैं वो डूब जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रकाश संश्लेषण दर है वो बढ़ना। ठीक है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव होगा उससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी और बाढ़ों की तीव्रता होगी। हमने अभी अभी जो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होने वाला पॉइंट पढ़ा है उसमें ही आ गया ये। देखो, मान लो अगर ये ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, फिर क्या होगा? नदियों में अधिक पानी हो जाएगा, नदियों में अधिक पानी होगा तो फिर वो बाढ़ भी लाएंगे। ठीक है, आगे है मिट्टी की नमी बढ़ेगी और कृषि प्रभावित होगी इससे, किससे? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ठीक है, आगे है जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसका जो अधिक जो प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकने के क्या उपाय हैं? फर्स्ट है मेथेनॉल इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का यूज़ करके। ठीक है, मेथेनॉल और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का यूज़ करके जो ग्रीन हाउस है उसे जो टेम्परेचर अधिक हो रहा है उसको रोका जा सकता है। आगे है ग्रो मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ उगाने से, ताकि जो CO2 है ना वो कंज्यूम हो जाए। कैसे? जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, तो CO2 गैस अधिक होगी तो फिर अधिक पेड़ लगाएंगे तो वो ज़्यादा कंज्यूम भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सीसा रहित पेट्रोल यूज़ करके।
फिर अगला है CFC की जगह हरित गैस का यूज़ करके, और फिर जो अधिक जो ग्रीन हाउस जो गैस बन रही है, जो CO2 गैस होती है, उसको रिलीज होने से रोका जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमने ये रोकने के उपाय पढ़े थे ना, ये 4 उपाय देंगे, उनमें से एक अलग होगा और 4 होंगे वो सही होंगे। उनको जो गलत है उसको छांटना है, या फिर 3 गलत होंगे एक सही होगा उसको छांटना होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आगे देखते हैं, जो चीन है वो सर्वाधिक CO2 गैस रिलीज करता है, यानी कि जो चाइना है ना, वहाँ पे अधिक उद्योग धंधे हैं, अधिक जो मोटर गाड़ियाँ हैं वो हैं, अधिक व्हीकल होंगे तो अधिक CO2 गैस भी रिलीज होगी, अधिक इंडस्ट्रीज होंगी तो भी अधिक CO2 गैस होगी। तो फिर क्या होता है, इससे जो चीन है ना उसमें ज़्यादा CO2 गैस रिलीज कर रहा है वो। ठीक है, पहले नंबर पे है चीन CO2 गैस रिलीज करने में। आगे है भूटान। भूटान जो है वो CO2 नेगेटिव है, जो CO2 गैस है वो भूटान रिलीज नहीं करता। देखो, सबसे अधिक तो करता है चीन और बिल्कुल नहीं करता वो कौन सा है, भूटान है। ये हमने पढ़ा है अब तक। जो ग्रीन हाउस प्रभाव था वो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ग्रीन हाउस जो है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, और इसमें क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है उसमें कुछ गैस जैसे जो CO2 होती है, मीथेन होती है, जलवाष्प होता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो सूर्य ताप आता है ना उसका अवशोषण कर लेते हैं और फिर उसको बाहर नहीं जाने देते, जिससे जो हमारी अर्थ सरफेस है वो गर्म हो जाती है। यही कहलाता है ग्रीन हाउस। और मान लो अगर ग्रीन हाउस ना होता ना, तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता और यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता। इसके बाद हमने पढ़ा था जो ये जोसेफ फूरियर महोदय हैं, उन्होंने 1824 में सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में बताया था। फिर उनके द्वारा जो तथ्य और साक्ष्य दिए थे उनको 1827 और 38 में क्लाउड पाउलेट महोदय ने दोबारा से रिपीट किया था। और जो ये ग्रीन हाउस जो वर्ड है ना वो दिया था सबसे पहले 1901 में नील्स गुस्टफ एकहोम महोदय ने। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी ये डेफिनेशन हरित गृह प्रभाव की, कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे टेम्परेचर कम हो और वहाँ पे कांच के घर बनाए जाते थे और सनलाइट अंदर आती थी लेकिन वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी। तो इस तरह से जो पौधे थे वो उगाए जाते थे उस घर के अंदर। ठीक है, ताकि उन्हें जो आवश्यक सनलाइट है वो मिल जाए। और ये कहाँ पे होते थे, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी ना वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। और ये जो इस तरह से जो पौधे उगाए जाते थे ना, जो टेम्परेचर अंदर आ जाए और बाहर जो सनलाइट है उसका जो तापमान है वो वापस परावर्तन ना हो पाए, इसी तरह इसको ही कहते थे, इस प्रक्रिया को ही हरित गृह प्रभाव। और इसमें जो मेनली जो भी जो गैस होती है वो कौन सी होती है, CO2 गैस होती है जो हरित गृह गैस होती है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर होता है ना उसको CO2 गैस ऑब्जर्व कर लेती है लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देती, इसलिए उस एरिया का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। और जो ये गैस है हमारे इन्वायरमेंट में CO2 गैस वो है 0.03%। ठीक है, और जो वायुमंडल में मानव द्वारा उत्सर्जित गैस है वो सबसे ज़्यादा है CO2 गैस। फिर है जो सूर्य ताप को वायुमंडल रोकता है ना, उसमें क्या होता है, पृथ्वी तो 51% जो है वो सूर्य ताप पृथ्वी पर तो 51% पहुँच पाता है, और जो परावर्तन हो जाता है सूर्य ताप का वो है 49% हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था CO2 गैस है जो वो है हरित गृह गैस। उसके बाद जो अन्य गैसें हैं जो हरित गृह गैसों की भूमिका निभाती हैं वो कौन सी हैं, वो हैं, देखो ये परसेंटेज दे रखी है, इसको अच्छे से देख लेना। CO2 की है 60%, मीथेन की है 20%, CFC है 14% और नाइट्रस ऑक्साइड है वो है 6%। फिर हमने पढ़ा जो CO2 गैस है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है उद्योग धंधों से, ट्रैफिक से और रेलवे से, एयरक्राफ्ट से, लकड़ी वगैरह जलाने से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम CO2 तो हमने पता होता है लगभग, लेकिन मीथेन कम ही पता होता है, तो यहाँ से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। मीथेन निकलती है धान के खेत से, जानवरों की जुगाली से, जानवरों के निवास स्थान से, कचरे के विघटन से, और जहाँ पे पानी भरा रहता है जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ से। फिर है जो नाइट्रेट जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे बनते हैं, बिजली के चमकने से बनते हैं, और जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उनको जलाने से, और जो कृषि क्रिया होती है उनके करने से होता है जो है ये नाइट्रेट्स ऑक्साइड। ठीक है, आगे पढ़ा हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव क्या है। अगर मान लो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी,
जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और द्वीप डूब जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अधिक होने लगेगी। बाढ़ों की तीव्रता हो जाएगी क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होने के कारण पानी अधिक होगा और नदियों में पानी अधिक होगा तो फिर बाढ़ आएगी। फिर हमने पढ़ा लास्ट इफेक्ट था कृषि प्रभावित होगी और मिट्टी की नमी बढ़ेगी। इसको रोकने के जो उपाय हैं उनमें हमने पढ़ा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो CO2 है वो अधिक कंज्यूम हो जाए पेड़ों के द्वारा। फिर हमने पढ़ा मेथेनॉल एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए। फिर पढ़ा सीसा रहित पेट्रोल का यूज़ किया जाए और CFC की जगह हरित गैस यूज़ की जाए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सबसे अधिक जो CO2 रिलीज़ करता है वो करता है चीन और नेगेटिव में है वो है भूटान, यानी कि जो भूटान है वो 0% जो है CO2 गैस रिलीज़ करता है। ये हमने पढ़ा अब तक। तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब फ्रेंड्स। बाय बाय।